हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टार्ट करें और ठान ले कि अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार, 90 प्लस लाके ही दिखाना है आपको। बिहार बोर्ड का कोई स्तर नहीं है, कोई स्तरीय प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते हैं और आप लोग डरिए सहमिए नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम देना है और आपको एकदम 90 पार करके आना है। तो 90 पार सीरीज में आप सभी दोस्तों का, सभी छात्रों का स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन की श्रृंखला। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिसका उत्तर आप सेकंडों में दे सकते हैं, लेकिन हम जो बात बताते चल रहे हैं सुनते चलिएगा, जिससे आपका कंसेप्ट और डेवलप होगा, कंसेप्ट जो होता है एकदम बिल्ड अप होगा, कंसेप्ट और मजबूत हो जाएगा और जो चीज भूल गए होंगे याद भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते चलिएगा आप, जिसका उत्तर आपको पता हो। देखिएगा आपके पास पहले प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से कौन गुड कंडक्टर है। तो भाई कंडक्टर जो होते हैं वो कौन होते हैं? या तो मेटल होंगे, मेटालिक कंडक्टर हो सकता है, जिसमें कौन कौन आ सकते हैं? मेटल होते हैं और मेटल होंगे, या एलॉय होगा। याद रखिएगा, यही तो आप पढ़ के आए हैं। मेटल में सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, ईटीसी हो सकते हैं। और एक होता है बेटा जी, कौन सी होता है? इसी को हम लोग आयनिक कंडक्टर कहते हैं, या इसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसमें क्या आते हैं? एसिड आता है, ठीक है, बेस का जलीय विलयन आ सकता है, साल्ट का जलीय विलयन आ सकता है। इसके जलीय विलयन या साल्ट पिघली हुई अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। इसको आयनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आपको बताए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि ताप बढ़ने पर इनकी चालकता घटती है, क्योंकि एटम के अंदर एटॉमिक वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाता है। और ताप बढ़ने पर आयनिक कंडक्टर की चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयनों का वेग बढ़ जाता है, आयनों का वेग बढ़ जाता है। अब ऑप्शन पे आइए हम चर्चा कर रहे हैं। जर्मेनियम तो अर्धचालक है, याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर का काम करता है। यह क्या है? एक प्रकार का उपधातु है और यहां नन ऑफ दीज होगा नहीं। अब मैग्नीशियम और कॉपर दिया है। तो देखिए आप लोग जब पंखा खरीदने जाते हैं, मोटर खरीदने जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान खरीदने, दुकानदार से कहते हैं भाई कॉपर का कॉइल है कि नहीं, कॉपर है कि नहीं, इसमें कॉपर लगा है कि नहीं, कॉपर का कॉइल है कि नहीं। ठीक है, तो दुकानदार भी आज ही जा गया ही शब्द सुन के कहता हाँ भाई कॉपर का कॉइल लगा हुआ है और आपको दे देता है। आप बिल्कुल विश्वास पे आते हैं, हना के खूब चलाते हैं पंखा को। तो कॉपर जानते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है और अच्छा चालक में इसकी नाम है। चांदी अच्छा चालक है, इसका प्रयोग कर देंगे तो सब बोर्ड ओर्ड स्विच उच उखाड़ के लेकर चोर भाग जाएगा। एटीएम मशीन लेकर भाग जा रहा है, उसी प्रकार का करेगा। सोना चांदी का लगा दिया जाए, इतनी कीमती धातु का, तो घर तोड़ के लेकर भाग जाएगा। तो कॉपर इसमें क्या है? गुड कंडक्टर है, याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, आपको सॉलिड स्टेट में बताए थे कि रेनियम का एक ऑक्साइड है जो कॉपर की तरह बिहेव करता है, इसकी चालकता बिल्कुल कॉपर की तरह होता है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक है। तो बिल्कुल अर्धचालक आप जानते हैं उपधातु में जो आते हैं, बाबा सिंह जी असली साबुन तेल पोत कर आते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम से ही हम लोग क्या कर देते हैं, आपको अर्धचालक बनाते हैं। इनकी चालकता धातु और अधातु के बीच होती है। तो इसमें देख रहे हैं एजी नहीं होगा, एफी नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर का कार्य करता है। अब एक बात सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और बता दूं हम आपको, यदि सिलिकॉन में या जर्मेनियम में या यूं कहें कि सेमीकंडक्टर में यदि हम अशुद्धियों को मिलाते हैं, इसको डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। यदि इसमें हम इलेक्ट्रॉन रिच अशुद्धि को डोपिंग कर दें, या इसी को कोई किताब लिख दे कि इसमें प्रश्न पूछ दे कि नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों को मिला दिया जाए, आर्सेनिक को मिला दिया जाए, फास्फोरस को मिला दिया जाए, तो पूछेगा कि किस तरह का हमारा सेमीकंडक्टर बनता है। तो एन फैमिली को मिलाते हैं, याद रखना है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और यदि इसमें इलेक्ट्रॉन पुअर या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या कर दे बेटा जी? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट माने इलेक्ट्रॉन के कमी वाला हम क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन के कमी वाला हम क्या कर दें, अशुद्धि को मिला दें इसमें। या यूं कहें कि हम लोग बोरॉन फैमिली के, या क्या कह दें, बोरॉन फैमिली के तत्वों का डोपिंग कर दिया जाए इसमें। ठीक है, बैगन को मिला दिया जाए, बोरॉन को मिला दिया जाए, एल्युमिनियम को मिला दिया जाए, इंडियम को मिला दिया जाए, तो याद रखिएगा वह पी टाइप का सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। और इस सेमीकंडक्टर का तो यूज देख चुके थे हम लोग, ट्रांजिस्टर बनाने में करते हैं, डायोड बनाने में करते हैं, सोलर सेल बनाने में करते हैं। कितना महत्वपूर्ण ये चीज है। तमाम
तमाम चीज आप पढ़ लीजिएगा। सॉलिड से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो निश्चित रूप से आपको पढ़ के जाना है ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो पूरी सॉलिड स्टेट, पूरी सॉल्यूशन, पूरा दबंग थ्योरी के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री हम आपको पढ़ाएं इनऑर्गेनिक, सबका रिवीजन करके जाइएगा। एक भी प्रश्न, वादा नहीं या विश्वास है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कई वर्षों से विश्वास है कि मेरे बच्चे रिकॉर्ड तोड़ते हैं हमेशा, ठीक है। ये पोस्टर पर हम लोग छपवाते नहीं हैं, ठीक है। ये काम बोलता है बेटा, नाम नहीं काम बोलता है मेरा, ठीक है। काम ऐसा करते हैं कि नाम बोले, ठीक है। तो मुझे उम्मीद भी है कि आप मेरा नाम को और इस बार ऊपर उठा के दिखाइएगा। बोर्ड के साथ साथ ही जिंदगी में जो भी एग्जाम तुम दोगे बेटा, चाहे वह सिविल सर्विसेज का हो या फिर आपको वनडे एग्जामिनेशन हो, कोई भी नौकरी वाला भी एग्जाम हो, निश्चित रूप से आप जनरल साइंस की जो क्वेश्चंस होगा आप उसको बना डालिएगा। सर मैं कह रहा हूं, इतने दिनों से पढ़ाने का विश्वास है, जो बच्चे अच्छे जगह पर गए हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, और इस एग्जाम में भी आप खड़ा उतर के दिखाइएगा कि सर जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो तीन चीज बताए थे, मोलालिटी बताए थे, मोल फ्रैक्शन और इसका मास फ्रैक्शन। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, बताए थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। और नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, किसमें होता है, किलोग्राम में होता है। ऊपर मोल है, नीचे मास है। मोल और मास दोनों ताप में परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होंगे। जब नीचे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला नहीं, क्या मोलालिटी परिवर्तित होगा, बोलिएगा सर बिल्कुल नहीं परिवर्तित होगा। अर्थात यह ताप से इंडिपेंडेंट रहता है, ताप से स्वतंत्र रहता है। और इसका यूनिट भी कई बार पूछे जाते हैं, ऊपर मोल है नीचे केजी है, तो मोल पर केजी, मोल पर केजी होता है। इसी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। आपको बताए थे मोलल सॉल्यूशन क्या है, सेमी मोलल सॉल्यूशन क्या है। दूसरा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोलों की संख्या बटा कुल अवयवों की मोलों की संख्या बताए थे कि यदि तुम हो, तुम्हारी भाभी हो, कहे कि तुम्हारा मोल फ्रैक्शन निकालो, तो कहना मेरे मोलों की संख्या बटा फिर मेरे मोलों की संख्या बटा भाभी की मोलों की संख्या। ऐसे निकाल सकते हो बेटा। क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ, क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का निकालना है तो फिर क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो फिर लिखोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब प्लस क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो बटा बेटा जी यहां ध्यान दो, ऊपर मोल नीचे मोल, क्या यह ताप से प्रभावित होगा, यह भी ताप से प्रभावित नहीं होगा, यह यूनिटलेस होता है, याद रखिएगा यूनिट लेस होता है। और यही मोल फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से कम और 0 से बड़ा होता है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो मोल फ्रैक्शन भी ताप से स्वतंत्र होगा। इसी प्रकार मास फ्रैक्शन भी आपको बताए थे। मास फ्रैक्शन क्या होता है, जिस तरह मोल फ्रैक्शन निकालते हो उसी प्रकार मास फ्रैक्शन होगा। एक अवयव की मास बटा कुल अवयवों की मास निकाल लेते हैं। तो ये तीन चीज ताप से स्वतंत्र नहीं होता। देखना है कि तीनों है कि नहीं। यहां देख रहे हैं हम ऑप्शन में कि यहां सबसे पहले नॉर्मालिटी दिया है, नॉर्मालिटी बिल्कुल नहीं होगा। यहां देख रहे हैं मोलारिटी दिया है, जिसको कैपिटल M कहते हैं, इसको N कहते हैं। यहां मोलालिटी दिया है, अपना वाला यहां है, टिक लगा देंगे। अब कह रहा है कि सोडा वाटर क्या है। देखिए सोडा वाटर क्या है, जब H2O में हम लोग CO2 गैस हाई प्रेशर पर प्रवाहित करते, हेनरी का लॉ हम लोग देखे थे, तो देखे थे कि सोडा वाटर का निर्माण करते समय हाई प्रेशर पे CO2 गैस घुलाया जाता है। तो जल में सोडा वाटर को मिलाते हैं, तो यहां देख रहे हैं कि जल में CO2 गैस का विलयन है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब याद रखिए, प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, लेड के ऑक्साइड दे दिया है। तो याद रखिएगा Pb3O4, इसको हम लोग रेड लेड भी कहते हैं, रेड लेड कहते हैं। फॉर्मूला वाला जो चार्ट दिया उसमें दिया होगा, लेड टेट्रा ऑक्साइड है, एक प्रकार का यह रेड ऑरेंज पिगमेंट होता है, PIGMENT, रेड ऑरेंज पिगमेंट होता है। और इसका यूज कहां करते हैं बेटा, इसका यूज पेंट बनाने में किया जाता है। और आप जानते हैं कि लोहे पर जब पेंट को मार दिया जाए तो जंग लगने से बचा लेगा कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए Pb3O4। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह एक प्रकार का पिगमेंट है, इसलिए इसको पेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, लोहे के सतह पर लगा देते हैं, जिससे जंग नहीं लगता है या जंग लगने की प्रक्रिया रुक जाती है। तो आंसर हमारा Pb3O4 होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है
बेटा जी, यहां ध्यान दीजिएगा कि लोहे पर जंग लगने से लिए कौन आवश्यक है। देखिए लोहे पे जंग कैसे लगता है, जब लोहा जब अनाद्र वायु के संपर्क में आता है। अनाद्र वायु किसके कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन तो हो ही और जल हो, XH2 हो, ठीक है, जल के अणु मौजूद हो, उसी को आद्र वायु कहते हैं। जब लोहा इसके संपर्क में आता है तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe3O4 × XH2O। जल के कितने अणु होंगे यह निर्भर करेगा जंग पर, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को कहते हैं HYDRATD, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जब हम आपको निष्कर्षण चैप्टर पढ़ा रहे थे वहां भी बताए थे इसके बारे में। और लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीजन यहां हमारा बैलेंस कर दो, 2 4, ऑक्सीजन 3 दूनी के 6 बैलेंस कर देते। तो जंग कैसा होता है, लाल भूरा पदार्थ होता है जो लोहे के सतह पर दिखाई देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लोहे पर जंग लगने के लिए हमको क्या चाहिए, आद्र वायु चाहिए, ठीक है। मॉइस्चर एयर हमारा उत्तर होगा, ड्राई एयर से भी नहीं होगा, डिस्टिल वाटर से नहीं होगा, लेकिन सलाइन वाटर हो जाए, नमक में पानी मिलाया हो तो बिल्कुल तुरंत जंग लेगा। आपको जब कोरिजन ऑफ मेटल पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो बताए थे सलाइन वाटर को गिरा दीजिएगा लोहे के सतह पर, नमक की पानी तो तुरंत जंग उठा लेता है, ठीक है। अब देखिए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है तो आपको हैलोजन में बताया था फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। तो याद रखिएगा सबसे प्रबल हमारा क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है F2। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। तो फ्लोरीन को हम लोग क्या कहेंगे, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक मान लीजिएगा, ठीक है। F इस फॉर्म में देना चाहिए था लेकिन F2Cl2Br2I2, चूंकि यह एलिमेंटल स्टेट में डाई एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। धात्विक बंधन किस में पाई जाती है, तो आपको पता है कि मेटल में मेटालिक बॉन्ड पाई जाती है, नॉन मेटल में मेटालिक बॉन्ड नहीं पाई जाती है, तो अधातु में होगा नहीं। जल का स्ट्रक्चर भी शेप होता है, तो ध्यान देना इसमें तो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जल की यही संरचना है। और NaCl में तो जानते हैं एक आयनिक ठोस है, Na+ और Cl-, तो इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, धातु होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सीनेबार है, ध्यान दीजिएगा सीनेबार का फॉर्मूला ही होता है सीना बार होता है, यह मरकरी का एक प्रमुख अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। इसी प्रकार हमारा उत्तर बी होगा। PbS को गैलेना कहते हैं, Ga क्या होता है बेटा, इसका गैलेना होता है। और जो धातु फॉर्मूला में पहले दिखाई देता है उसी को खनिज अयस्क माना जाता है। ये दो बड़ा ही फेमस है, याद रखिए Ag2Cl2, इसको हम लोग मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं और इसी को केलोमेल के नाम से जानते हैं। इसका इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, तो कई बार केलोमोल का फॉर्मूला पूछा गया है। Ag2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड और AgCl2 इसको कहते हैं हम लोग क्रोसिव सब्लिमेट, क्रोसिव सब्लिमेट कहते हैं, SUB सब्लिमेट कहते हैं। हम ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा रहे थे, वहां बहुत सारा फॉर्मूला का लिस्ट दिए थे। यह पॉइजनस होता है, जहरीला होता है और इसका एंटीडोट बताए थे, अंडे की सफेदी होता है। एक बार और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जिंक सल्फाइड और याद रखिएगा और बेरियम सल्फेट के मिश्रण को हम लोग लिथोपोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोपोन कहते हैं। यह भी एक प्रकार का व्हाइट पिगमेंट है, पेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। कॉपी को रिवीजन करते चलिए। कह रहा है कि ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट, बताइए ऑक्सीजन ग्रुप 16 का तत्व है, तो इसके लास्ट में क्या होगा, NH2NP2। NH2NP2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के भी झमेला हटाओ, NH2NP2। यहां देखें NH2S2 2p6, ठीक है, NH2NP4 होना चाहिए, यह भी नहीं होगा, NH2NP5 होगा। यहां देखें NH2NP4 दिया है, करेक्ट आंसर यही होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे 1s2 2s2 2p4 ऑक्सीजन का। देख रहे हैं किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लास्ट अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 4 2 6 6 होना चाहिए। यहां देख रहे हैं कह रहा है मैग्नीशियम धातु का बाह्य कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बिल्कुल निकालना भी नहीं है, ग्रुप 1 के तत्वों का 1, 2 के तत्वों का 2, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8, हीलियम का 1 होता है। ये सब तो बहुत पहले बेसिक में ही हम आपको बताए थे। तो मैग्नीशियम धातु के वाहक कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, निकाल भी सकते हो। अब आओ, पूछ रहा है कि p ऑर्बिटल का शेप होता है। p ऑर्बिटल का शेप आप 11 में पढ़े हैं, डंबल के तरह होता है। इसके अपोजिट लूप्स में ये पोक पोक करने वाला देख रहे हो ना बेटा, ये लूप्स है, ये पोक पोक करने वाला नहीं है, लूप्स है। इसके अपोजिट लूप्स में डिफरेंट साइन होते हैं। साइन के बारे में आपको बता चुके हैं। ऑर्बिटल में नोड्स, रेडियल नोड्स कैसे निकाला जाता है, निकालना सिखा चुके थे। तमाम चीज का आप रिवीजन करते रहिएगा। 11th मेरे यहां पढ़े हैं तो ठीक है। जिसका यदि बेसिक फंडामेंटल ठीक नहीं
नहीं है वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। यहां तो चैप्टर समाप्त कर रहा है, खाली चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 समाप्त हो जाता है, पतली सी नोटबुक में चैप्टर समाप्त कर देता है, ठीक है। और लड़के भी वही हैं, वैसे ही शिक्षक का चुनाव करें। अरे यार गहराई के साथ पढ़ लो। याद रखना है कि घर बनाने में कम समय लगता है, महल बनाने में ज्यादा समय लगता है। एक बार पढ़ लोगे मलाई कंसेप्ट तुम्हारे पास आ जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो तो पी का शेप कैसा होता है, डंबल के तरह होता है। डंबल का मतलब जानते हो, डमरूकार, जिम करने वाला नहीं है बुतरू, ठीक है, यहां ध्यान दो। और डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबल, डबल डंबल होता है। इसके अपोजिट लूप्स में सामान्य चिन्ह होता है, याद रखिएगा, ठीक है। डबल डंबल होता है, डबल डंबल होता है, डबल डंबल होता है। और डी ऑर्बिटल में ही एक ऐसा ऑर्बिटल है, ये 5 प्रकार के होते हैं, आपको बताए थे, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर। dz स्क्वायर ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 ही लूप्स दिखाई देते हैं जो z एक्सिस के अनुरूप होते हैं, और इसको हम लोग बेबी शूटर टाइप ऑर्बिटल कहते हैं, और इसका शेप डोनट के तरह होता है, याद रखिएगा। तमाम बातें 11 में सिखा चुके हैं, तो हमको सीखना है कि p ऑर्बिटल का शेप होता है डंबल के तरह। कैसा होता है, डंबल के तरह। क्या जवाब दोगे? निम्न में से कौन कास्टिक सोडा है? तो कास्टिक सोडा का सूत्र तो सब लोग जानते हैं, NaOH होता है, और कास्टिक पोटास का सूत्र KOH होता है। यह बात बहुत ही मशहूर है, आपको बताए थे साबुन में भी कि जब यह हार्ड सोप कहलाता है, जब NaOH साबुन में मौजूद रहता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? हार्ड सोप, कठोर साबुन। और KOH यदि साबुन में मौजूद हो तो इसको कहते हैं सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप, क्षार के उपस्थिति के आधार पर साबुन को 2 टाइप बांटे हुए थे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहे हैं। सुनते चलो अब भागा, ठीक है। पढ़ना लिखना तो है नहीं, रजाई में लुकाइल हो तुम लोग, ठीक है। मास्टर पढ़ाते रहे लेकिन तुम रजाई में ही लुकाइल रहोगे। लुकाओ लुकाओ लुकाओ, ठीक है। समय बीत जाने के बाद बेटा आप कुछ नहीं करोगे। याद रखना, रनिंग पेन इज टेम्पररी बट रिग्रेट पेन इज फॉर एवर। पछतावे के दुख दर्द बहुत ही खतरनाक होते हैं भाई, तो पछताना नहीं, अभी से लग जाओ। सोना नहीं है, एक बूंद जलग्रहण नहीं करना है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए भाई जी। यहां ध्यान दो, कह रहा है कि निम्न में से पोटास एलम है ना, सॉरी पोटास एलम क्या? पोटास एलम का सूत्र तो सबको पता है, इसी को फिटकरी कहते हैं, पोटास एलम। देखिएगा, पोटास एलम जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहे थे तो डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स साल्ट की चर्चा किए थे, बताए थे कि इसमें 2 साल्ट इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होते हैं। इसका सूत्र देखो तो K2SO4 और Al2SO4 का होल थराइस 24 H2O होता है। यहां देख रहे हैं कि 2 साल्ट आपस में जुड़े हुए हैं, और यदि इसको पानी में डाल दिया जाए तो ये वियोजित होकर अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। तो कह सकते हैं क्या है, एक डबल साल्ट है। और यदि ब्रैकेट वाला दिखाई देने लगे तो इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लेते चलो। अब देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा है यहां हीरा और ग्रेफाइट से। ध्यान दीजिएगा, हीरा कार्बन का एक अपरूप है, इसका सूत्र C होता है, याद रखिए, यूज करेंगे। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, याद रखिएगा, sp3। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। सॉलिड स्टेट में भी आपको ये बात बताए थे, ठीक है। और दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, और दुनिया का सबसे कठोर कृत्रिम पदार्थ पूछे तो B4C, बोरन कार्बाइड, याद रखिएगा, याद रखिएगा। दूसरी चीज, ग्रेफाइट का आप नाम सुने होंगे, यह भी कार्बन का एक अपरूप है, याद रखिएगा। इसका भी सूत्र C यूज करेंगे। इसमें भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, याद रखिएगा। इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, याद रखिएगा, कार्बन का। और इसका संरचना कैसा होता है बताए थे, हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल कैसा होता है, परतदार होता है, परतदार हो, एक परत दूसरे पर स्लिप खाते रहता है, जिसके कारण यह बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण यह विद्युत का चालक होता है। एक पढ़े हैं बकमिनिस्टर फ्लोरीन, इसको बक्की बाल, बक्की बेबी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में डिटेल लिखवा चुके हैं। इसमें कितना पेंटागोनल, हेक्सागोनल रिंग पाई जाती है, कई बार पूछा गया है। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए कैसा होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा जी, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है,
स्फेरिकल माने गोलाकार, याद रखिएगा, ठीक है। और एक बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कार्बन का रूप सबसे शुद्धतम अवस्था में पाया जाता है, या कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। उस समय हीरा भी दिया था ऑप्शन में, ग्रेफाइट भी, कोक भी, बहुत लोग डायमंड पे लगाए थे, कोक पे। इसका करेक्ट आंसर बकमिंस्टर फ्लोरीन होगा। यह कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको बाइबिल माना जाता है, उस किताब को कोई काट नहीं सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, sp3। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको देखिए, नेक्स्ट प्रश्न को कह रहा है कि यौगिक है, एक कंपाउंड बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आप इस कंपाउंड से भली भांति परिचित हैं, ठीक है, बड़ा ही फेमस कंपाउंड है, पूरे दुनिया में इसी को हम लोग पूरे दुनिया में इसी को हम लोग एक कॉमन नेम से जानते हैं, कार्बोलिक एसिड, याद रखिएगा। सांप भगाने वाला रसायन है, इसका आयुपैक नेम जो होता है आपको बताए थे, क्या होता है, बेंजीनॉल होता है, या इसी को कोई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स मानता है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम, दोनों में से कोई एक पूरे दुनिया में मशहूर कॉमन नेम से प्रचलित है, जिसको फिनॉल कहते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये आयुपैक के द्वारा भी स्वीकृत है, तो इसी को फिनॉल कहते हैं, तो फिनॉल पर टिक लगा देंगे हम लोग। अब देखिए, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कह रहा है कि बेंजीन, यही तो बेंजीन है, इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड गिन दो, तो पाई बॉन्ड तो ऐसे ही स्पष्ट है, सिग्मा बॉन्ड कहता तो इसको क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को ओपन करके गिन लेते। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निश्चित रूप से एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ठीक है। आपसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कोई पूछ सकता है, इससे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिग्मा पाई का अनुपात पूछ देगा, निकालो, तो आप क्या करिएगा, स्ट्रक्चर को ओपन करके गिनिएगा, ठीक है। 3 दिखाई दे रहा है, 3 पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, थोड़ा सा प्रश्न अटपटंगा लग रहा है, देखिए ध्यान से, व्हाइट एंड येलो, व्हाइट फास्फोरस को ही हम लोग पीला फास्फोरस कहते हैं, इसलिए यह प्रश्न सही पूछ नहीं रहा है। यहां उजला और लाल कह देता तो हमारा प्रश्न सटीक हो जाता, ठीक है। उजला लाल कहे, उजला काला कहे, तो फास्फोरस का यह अपरूप है, एलोट्रॉप है। प्रश्न या तो मिस्टेक हुआ है बोर्ड से सेट करने में, या नहीं तो फिर राइटर गलत लिख के दिया है। व्हाइट फास्फोरस को येलो फास्फोरस कहते हैं, और इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, खुले हवा में लाने पर स्वतः जलने लगता है, इस घटना को फास्फोरेसेंस कहते हैं। स्फुरदीप्ति कहा जाता है, कई बार पूछा गया है, और यह जहरीले स्वभाव का होता है। इसका प्रयोग चूहा मारने के जहर बनाने में किया जाता है। फास्फोरस के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर P4O10, P4O9, P4O7 बनाने का टेक्निक आपको बताया तो याद रखिएगा, ठीक है, ताकि आपसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं। याद रखिएगा, फास्फोरस का एक आइसोटोप है P32, जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, जिसका प्रयोग ब्लड कैंसर के इलाज में हम लोग करते हैं। एक और बात याद रखिएगा, फास्फोरस जो होता है, ब्लैक फास्फोरस सबसे स्टेबल फास्फोरस होता है, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है, तो ब्लैक फास्फोरस सबसे स्टेबल माना जाता है। इन तमाम चीज को पढ़ा चुके हैं, नोटबुक को पढ़ लेना है, सब क्लियर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका क्रम आपको हम बता चुके थे, निष्कर्षण पढ़ा रहे थे। तो कौन कौन धातु होता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन पृथ्वी भूपर पट्टी पर पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। कम से कम 4 का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। यह क्या है, नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है। यह क्या है, सेमी मेटल है, और यह क्या है, दोनों मेटल है। तो यदि धातु पूछे कि सबसे अधिक भूपर पट्टी पर, तो एल्युमिनियम होगा, तत्व पूछे तो ऑक्सीजन होगा, और अधातु पूछे, सॉरी उपधातु पूछे तो सिलिकॉन होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट पूछे तो लोहा होगा। तो उसमें प्रायः पूछा जाता है कि कौन धातु जो है भूपर पट्टी पर अधिक मात्रा में, तो एल्युमिनियम पर मारेंगे। कौन धातु कौन तत्व भूपर पट्टी पर, तो ऑक्सीजन मारेंगे। कह दे कि कौन सा वायुमंडल, कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक, तो वहां मारेंगे कौन सी, नाइट्रोजन मारेंगे। या वायुमंडल का मुख्य अवयव क्या है, ऑप्शन में दे दे ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मारेंगे। 78% पाया जाता है, और ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% पाया जाता है। सब याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज, जीके जीएस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर एल्युमिनियम होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को कहते हैं, ये तो बच्चा क्लास का सवाल है, इसको हैलोजन कहते हैं, तो मारो, इसको हैलोजन कहते हैं। अब इथीन का बहुलक पूछ रहा है, यही इथीन है बेटा, देखो तो इसको पॉलीमेराइज करा दें हम,
पॉलीमेराइजेशन की क्रिया करा दे, माने इसके बहुत सारे अणुओं को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटता है, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यहां CH2, यहां CH2 का होल N कर देंगे बेटा जी, N को कहते हैं हम लोग पॉली, जोड़ देंगे उसका नाम थीन, पॉलीथीन बन गया। ये भी दो प्रकार का होता है, HDP और LDP, तमाम चीज पॉलीमर का नाम, उसके मोनोमर्स का नाम आपको याद होना चाहिए, तो पॉलीथीन बनाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए, आपको बताया गया था हीटिंग इफेक्ट, कहीं पढ़ाए थे आपको, देखिए हीटिंग इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, पूरी हीटिंग इफेक्ट को, पूरी ऑक्सीडेशन को, पूरे रिडक्शन को एक साथ पढ़िएगा, चार्ट एक बना लीजिए खूब रिवीजन करने के लिए। कह रहा है कि सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यही सोडियम बेंजोएट है, खाद्य परिरक्षक है। आपको बताए थे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कोई हो और सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH और CaO का मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। करता क्या है बेटा, जब इसको गर्म करते हैं तो एक कार्बन घट जाता है, अपना क्या इसमें से घट जाता है, कार्बन को घटाने के लिए, कार्बन के चिन्ह को कम करने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। क्या करना है आपको, देखिए ऐसे घेर लेना है, बस देखो तो यह निकल जाता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट निकल गया और ये जाके बेंजीन रिंग में घुस जाता है, अर्थात यहां देखो तो क्या बना लिया, हमारा बेंजीन बना लिया, बेंजी बना लिया भाई, बेंजीन बना लिया, ठीक है, बेंजीन बना लिया, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बेंजीन। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, फिनॉल में गैस भी किए होंगे कि फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हम गर्म करेंगे, यही फिनॉल है, देखो तो यही फिनॉल अभी पढ़े हैं, फिनॉल को कह रहा है जिंक डस्ट से गर्म करें, या इसी का फॉर्मूला हम ऐसे लिख देंगे C6H5OH, इसको कह रहा है जिंक डस्ट के साथ गर्म करो, जिंक धातु के साथ क्या करेंगे, गर्म करते हैं, तो आपको बताए थे क्या होगा, ये पानी को निकाल लेगा, यहां देखो जिंक और O, या इस O को आप ऐसे लिखो तो जिंक ऑक्साइड निकल गया और इसी को दार्शनिक रुई कहते हैं, और यहां देखो तो हाइड्रोजन जुड़ गया, या आप इसी को लिख सकते हो, एक हाइड्रोजन यहां चला गया तो C6H6 हो गया, बेंजीन बना लिया। ये बिल्कुल बच्चा वाला बात पूछ रहा है मेरे बाबू, कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा ये तमाम प्रश्नों को बनाना दे, तो इसको कहते हैं बेंजीन। देख रहे हैं कोई अस्तर नहीं है बोर्ड के क्वेश्चंस का, ठीक है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा हमारा, ना तो मीथेन होगा, ना जिंक पेंटाऑक्साइड होगा, ना इथेन होगा, हमारा आंसर होगा बेंजीन। ये कई बार पूछा गया है। देखिए अक्रिय गैस कह रहा है, तो नोबेल गैस किसको कहते हैं, इसी को इनर्ट गैस किसको कहते हैं, इसी को इनर्ट गैस कहते हैं, इसी को ग्रुप 18 का तत्व कहते हैं, इसी को ग्रुप 0 का तत्व कहते हैं। कौन कौन है आपको पता है कि हे नानी, क्या कहोगे, हे नानी आराम करो, आराम करो, जिंदा रहोगी, पीरियोडिक टेबल तो याद होना चाहिए आपको। तो इसमें से जो भी हो वही हमारा क्या है, निष्क्रिय गैस है, नोबेल गैस है, और इसमें से याद रखिए पूर्ण रूप से इनर्ट नहीं होते इसलिए इसको नोबेल गैस कहा गया है, याद रखिएगा। और जेनन अपने बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इसमें नियन आंसर होना चाहिए, जिंक तो होगा नहीं, सोडियम होगा नहीं, यूरेनियम नहीं होगा, यूरेनियम को व्हाइट कोल कहते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लें, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीमर से ही आया हुआ है। पूरी पॉलीमर को आप पढ़ के जाना, कहीं दिक्कत नहीं होगा, पूरी रिजेक्शन को पढ़ के जाना। जिनको ऑर्गेनिक आता है बेटा टोटल ऑर्गेनिक से ही लिखना प्रश्न को। फर्जी कुछ टीचर हैं, फर्जी बच्चों को कंसेप्ट देते हैं कि ऑर्गेनिक से नहीं आता है, फिजिकल से आता है, फिजिकल से नहीं आता है, इनऑर्गेनिक से आता है, टोटल सिलेबस से आता है भाई प्रश्न। जीव फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि ऑर्गेनिक आपका मजबूत है तो चूंकि ऑर्गेनिक से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको निश्चित रूप से कवर करके जाइएगा। निष्कर्षण चैप्टर तो जरूर पढ़ के जाना है, टोटल 10-15 नंबर का उसी से पूछ देता है। आसान पूछेगा, निस्तापन, जारण, गैंग, फ्लक्स, ठीक है, इसी से छोटा छोटा प्रश्न पूछे जाते हैं। और एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर का निष्कर्षण देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, वह पॉलीमर जो एक निश्चित समय अंतराल में जीवाणुओं विषाणुओं के द्वारा क्या घटित किए जाए, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करे, उसको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीएसेटिक एसिड आपको बताए थे, और जितने भी नेचुरल पॉलीमर होते हैं जैसे सेलुलोज हो जाएगा, या किसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नाइलन छाछट नहीं होगा, ठीक है। यह हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एडिपिक एसिड का बहुलक होता है, बैकेलाइट नहीं होगा, या फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक होता है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का बहुलक होता है, ठीक है। बैकेलाइट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लास्टिक है। पीवीसी नहीं होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सेलुलोज होगा चूंकि एक प्राकृतिक बहुलक है, यह ग्लूकोज का बहुलक होता है। याद रखिए कागज जो होता है सेलुलोज का शुद्ध रूप होता है, कई बार पूछा गया है। और याद रखिएगा यह सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड से आपको बताए थे, और मनुष्य के शरीर में
लेज एंजाइम नहीं पाया जाता है। कौन एंजाइम? सेलुलेज एंजाइम। इसलिए हम लोग सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट होता है, क्यों? सेलुलेज एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण। तो ये सब बात याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट पूरा डिटेल पढ़ के जाना है, उसका रिजेक्शन पढ़ा दिए थे, रिडक्शन एक साथ ही याद रखिएगा। उसका ग्लूकोज का रिजेक्शन बताए थे, वो सब याद होना चाहिए आपको। कौन कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन कौन फेहलिंग टेस्ट देगा, कौन बेनाडिक टेस्ट देगा, कौन आपको टॉलेंस टेस्ट देगा, वो लिस्ट बनाए थे, वो सब आपको याद होना चाहिए। बेटा जिंदगी में कुछ करना है तो बिल्कुल सो मत, जगो, ठीक है। इतिहास के पन्नों में नाम आने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आज जो लोग अमर हैं बहुत मेहनत किए हैं बेटा, इसलिए वो अमर हैं, ठीक है। अमर हो जाओ तुम भी पढ़ के। यहां ध्यान दो, कह रहा है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण से बनता है। बेटा जी ऑक्सीकरण कह रहा है, तो ऑक्सीकरण अभी जानते हो ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड में जब हम ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो बताओ ना क्या बनेगा जी भाई? एसिड बन जाएगा जी। यहां देखो तो क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दिया जाए तो अल्कोहल बनेगा। तो पूरी ऑक्सीडेशन, पूरी रिडक्शन आपको याद होना चाहिए, ट्रिक्स पूरा याद होना चाहिए। लाहा आएगा तो फंक्शनल ग्रुप करेगा आहा। रेड फास्फोरस एचआई की नारा क्या है? जो जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। दुनिया का कोई भी चीज दिया हो और एरो मार्क पर रेड फास्फोरस एचआई दिया हो तो उतने कार्बन वाला एल्केन बना देना है, ठीक है। जिंक अमलगम एचजी आ जाए तो कैलेमेंसन रिडक्शन होता है, पढ़ा चुके हैं। हाइड्राजीन आ जाए, इथाइलिन ग्लाइकोल आ जाए, ओल्फ किस्नर रिडक्शन होता है, आपको बता चुके हैं। ये तमाम चीजें बता चुके हैं। H2PDBSO4 आ जाए, मुंड मुंड रोजन मुंड होता है सर, रोजन मुंड रिडक्शन आपको पढ़ा चुके हैं। पूरी रिडक्शन आपको याद होनी चाहिए। H2 मेटल आ जाए तो क्या करेगा? वह रिड्यूस कर देगा। करीना से जुड़ी हुई ऑक्सीजन को किस में करता है? अल्कोहल में रिड्यूस करता है, ठीक है। आपको सब बता चुके हैं किस में किसका रिडक्शन होता है, तो उसका रिवीजन करते रहिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जेई तक के क्वेश्चन पूछे गए। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसका सूत्र होता है Fe का होल 5। आपके कॉपी में बता चुके हैं NOSO4। और एक होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। यह दो ही कंपाउंड है जिसमें NO जो आता है, NO प्लस लिगेंड आता है, इसमें याद रखिएगा। बाकी हर जगह NO जो आएगा वह याद रखिएगा नाइट्रोसिल होगा, याद रखिएगा, सॉरी। और यह NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन है, याद रखिएगा। तो यहां ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में NO प्लस के रूप में आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं, जिसका निकालना है छोड़ दो। जल का 0 होता है, इस लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं, उदासीन चार्ज है तो 500, ठीक है, 500। और इसका होता है +1। सल्फेट पर -2 होता है तो इसका -2 = 0 कर दो। या Fe क्या होगा? 2 में से 1 गया, Fe - 1 = 0, इसलिए Fe +1। यहाँ लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आता है हमेशा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत लोग फर्जी कंसेप्ट लिए होंगे, आंसर 2 निकाल देंगे, इसका 0 इसका 0, सल्फेट का -2 इधर जाएगा तो +2 होता है। कौन कौन कंपाउंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO जो आता है किस रूप में आता है? NO+ के रूप में आता है, याद रखना है। कह रहा है निम्न में से कौन कीलेटिंग लिगेंड है? चिलेटिंग लिगेंड है। तो आपको बताए थे जो जिस लिगेंड की डेंसिटी, ठीक याद रखेगा, डोनर एटम की संख्या जो 2 या 2 से अधिक हो वही हमारा कीलेट का निर्माण करेगा, साइक्लिक रिंग का निर्माण करेगा। यह देखो, यह अमोनिया है, इसमें डोनर एटम भाई 1 होता है N। यह फिनॉल है, या फिनॉल में डोनर एटम हमारा O होता है, ठीक है, केवल O डोनेट करेगा। इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन में C2H5NH2, इसमें भी डोनर एटम 1 है। लेकिन यहां देख रहे हैं 1,2 डाई एमीन, 1,2 इथाइलिन डाइएमीन, यही है इथाइलिन डाइएमीन। ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे यह डाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें डोनर एटम 2 होता है। यह क्या करेगा? ठीक है, दोनों डोनर एटम डोनेट करके रिंग का निर्माण कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में ऐसा दे दे कि कौन कीलेटिंग लिगेंड है तो जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से अधिक हो वह हमारा क्या होगा? कीलेटिंग लिगेंड होगा। और ऐसे कंपाउंड का निर्माण करेगा उसको कीलेट्स कहते हैं और वे स्टेबल होते हैं। तो EDT आयन दे दे, ग्लाइसिनेट आयन दे दे, DMG आयन दे दे, इथेन 1,2 डाइएमीन आयन दे दे, इसी को शॉर्ट फॉर्म में EN से डिनोट करते हैं, आपको बताए थे। तो ये सब क्या होगा? कीलेटिंग का काम करेगा या कीलेटिंग लिगेंड का कार्य करेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिएगा
कह रहा है कि इसका कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट ओरली निकाल लो। यह दिया हुआ है सवाल CO, यहां दिया है C2O4 का होल 3 -3। अब देखो तो इसका तो हो जाएगा, इस पर -2 चार्ज होता है ऑक्सिलेट आयन पे, तो 3 दूनी के -6 को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा +6 में से 3 गया +3। यहां कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है +3। ओरली निकालना मेरे भाई। संक्रमण निम्न में कौन सी पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है? तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपको बताए थे कहां से शुरू होता है, आपको स्कैंडियम 21 से शुरू होता है और जिंक 30 तक जाता है। रटवाए भी थे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू 30 तक। तो यहां देखो तो कौन कौन तत्व है। यहां क्रोमियम इसी में आ रहा है, ठीक है, निकल इसी में आ रहा है, लोहा इसी में आ रहा है, Ag है, यह सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का तत्व है। टिक लगा देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है NiCO का होल 4। आपको बताए थे जितने भी मेटल कार्बोनिल होते हैं उसमें वेनाडियम VCO का होल 6 का नेचर अलग होता है, याद रखिएगा। कॉपी को रिवीजन करके जाइएगा। NiCO का होल 4 यह एक मेटल कार्बोनिल है। कह रहा है निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ CO जो होता है जो लिगेंड उदासीन होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा Na + 4CO = 0 या Na + 4 0 इसलिए Na का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा हमेशा, याद रखिएगा। इसमें निकल का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है। आप बताए थे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, और जब sp3 होगा तो इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर देख के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है XCF4 का शेप, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आना चाहिए, शेप निकालना आना चाहिए, ठीक है। शेप का डिटर्मिनेशन VSEPR थ्योरी से करते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में जो डाले थे उसके हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दिए थे, उसका लिंक हम हाइब्रिडाइजेशन शेप का आप देख लीजिए। देखिए यही XCF4 है। हमेशा जेनन के ही कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, जेनन के कंपाउंड में ही सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, जेनन के ही कंपाउंड में लोन पेयर पूछा जाता है। देखिए इसका हम शेप बना देते हैं, यही हमारा XCF4 है। आप VSEPR थ्योरी के हेल्प से बनाते रहिए, देख लीजिएगा। इसके ऊपर लोन पेयर होता है और इसी को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर होता है। लोन पेयर हम लोग गिन लेंगे, इसका हम गिन लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 2 6 2 8, 2 लोन पेयर जेनन के ऊपर होता है, तो इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम बनाता है। तो कल ही देखे थे H2SO4 में जब ही SO3 घुलता है तो H2S2O7 बनाता है। इसी को ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से हम जानते हैं, इसी को पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। तो आंसर हमारा SO3 होगा। कह रहा है कि फेन प्लावन विधि द्वारा किसका सांद्रण किया जाता है। तो सबको पता है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, क्योंकि अयस्क के कण हल्के होते हैं, अशुद्धियां भारी होती हैं। आंसर होगा सल्फाइड एस का। लेकिन आपको बताए थे Ag2S सिल्वर गैलेंस एक ऐसा सल्फाइड एस का जिसका सांद्रण फेन प्लावन विधि से नहीं किया जाता है। कह रहा है कि लोहे का प्रमुख अयस्क है। देखिए प्रमुख अयस्क पूछ दिया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट तीनों दिया है ऑप्शन में। Fe3O4 FeCO3 दिया हुआ है, उसके बाद हमारा Fe2O3 दिया है। तो याद रखिएगा ये हेमेटाइट जो होता है इसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इससे लोहा को निकालना सस्ता एवं सुगमता पूर्वक इसको निकाला जा सकता है, इसलिए आंसर हमारा Fe2O3 होनी चाहिए। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम पूछ रहा है। तो IUPAC नेम तो मेरे भाई बहुत आसान होता है, इसका सफिक्स ओइक एसिड होता है, तो मेथेनोइक एसिड होगा। कार्बन एक है तो मेथेनोइक एसिड होगा, इसी को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ठीक है।
हड्डा बिरनी के डंक में ही पाया जाता है तो मेथेनोइक एसिड होगा। कीटोन का रिडक्शन, लाहा आ गया, देखो तो कीटोन आ गया, यहाँ कीटोन दिया है और एरो मार्क पर दिया है लाहा, लाहा आया है तो क्या करता है, लाहा आएगा, लाहा तो फंक्शनल ग्रुप करेगा। हा बताए थे करीना से जुड़ी हुई कार्बन को किस में बदल देना है, आपको OH में बदल देना है। हाइड्रोजन जुड़ने की प्रक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। R यहाँ CH जोड़ दो, O को OH में बदल दो, बताइए कौन सा अल्कोहल बना। सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ा है तो इसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल बना। तो कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो इसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। कॉपर का मुख्य अयस्क है चीफ ओर्स, देखिए कॉपर पायराइड, इसी को चैल्कोपायराइड्स कहते हैं। कॉपर ग्लांस, ये भी कॉपर का अयस्क है, Cu2s है और यह CuFeS2 है, CuFeS2 है। सीडेराइड का नाम होता है FeCO3, तो बिल्कुल लोहा का खनिज अयस्क है। गैलेना का होता है PbS, तो ये होगा नहीं, तो हमारा आंसर कॉपर पायराइट होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, कह रहा कि इथेनॉल जल में घुलनशील होता है, क्यों। आप जानते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड नहीं घुलता है पानी में, लेकिन जो कंपाउंड कोवैलेंट जो जल के साथ H बॉन्ड बनाएगा वह पानी में घुलेगा, यही इथाइल अल्कोहल है। ये दारू की खुशबू आ रही है इससे, ये पानी में मिलाने पे घुलता इसलिए है क्योंकि इसका फोन है, इसके पास हेडफोन है, यह पानी के साथ H बॉन्ड बना लेगा भाई। तो फोन हो जिसमें और हेडफोन हो जिसमें, ठीक है, फोन माने फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसको रटने की तरीका है फोन हो और जिसमें हेडफोन हो माने हाइड्रोजन इससे जुड़ा हो, वह कौन बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्ड बना सकता है, H बॉन्ड बनाएगा। ऐसे बनाता है भाई H बॉन्ड, C2H5OH, और पानी के साथ क्या बनाएगा, डॉट 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 OH, H बॉन्ड बना लेगा। हमेशा दो दिलों के बीच H होना चाहिए, इसलिए पानी में घुलनशील होता है। तो उत्तर हमारा होना चाहिए ना आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ना सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। पूछ रहा है कि एसीटोन का IUPAC नेम। देखिए कितना आसान सवाल पूछा जाता है बोर्ड में, इसकी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। 1 2 3 प्रोपान 2 ऑन, प्रोपान 2 ऑन या 2 प्रोपानॉन होना चाहिए। यहां देख रहे हैं कि प्रोपानॉल नहीं होगा, प्रोपेनॉल नहीं होगा, प्रोपानॉन दिया है, लेकिन ऑप्शन ठीक है प्रोपानॉन, लेकिन प्रोपान 2 ऑन देना चाहिए ये आंसर में, क्योंकि कीटोन की पोजीशन नहीं दिया है। ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सबको पता है कि यह फर्दर नहीं टूट सकता है, यह फर्दर अपघटित नहीं हो सकता है, तो यह मोनोसैकराइड्स होगा। और मोनोसैकराइड्स में सबसे फेमस है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर कहते हैं, जो सबसे मीठा शुगर होता है। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ चुके होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि एसिटिक एसिड है। देखिए ऑर्गेनिक एसिड है, जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे वहां नॉर्मलिटी से पहले हम आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है, बेसिसिटी कैसे निकाला जाता है, एसिडिटी कैसे निकाला जाता है, वहां बताए थे ऑर्गेनिक एसिड में जो HO से जुड़ा होता है वही उसकी बेसिसिटी होती है, ठीक है। इसका कोई बेसिसिटी कोई पूछ दे, इसका बेसिसिटी 1 होगा, क्योंकि यह जब ही इसको पानी में डालेंगे, इसको पानी में डालेंगे यह आयोनाइज होकर एसीटेट आयन दे देगा। देखो एसीटेट आयन दिया और H+ दिया, 1 प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए मोनोबेसिक एसिड होगा, क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 होती है, ठीक है। तो आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पुनः अभ्यास कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जितना मैं गेस करवा दिया हूं उसको पढ़ते रहना, जैसे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आपको पूछेगा, ठीक है, राउल्ट लॉ पूछेगा, हेनरी लॉ पूछेगा, ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ संपरासी विलयन क्या है, आपको बताते हैं एक्सो ऑस्मोसिस क्या है, इंडो ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, उसमें से रिवर्स ऑस्मोसिस पूछा जाता है। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ के जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आदर्श घोल, अनादर्श घोल, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर पाइएगा। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में नए ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।